Welcome back, friends. This is CA Yogesh Panchakshari and this is our 6th day of CSET Economics. तो आज हम क्या सीखेंगे? Our menu for today is to go with the supply और supply में हमने कुछ चीजें already सीखी है and उस पे पहले बात करेंगे और फिर आगे जाएंगे. Okay? So I want all of you to give me the answer. So supply, true or false बताइए. Supply means whatever I have produced. True or false? My production is equal to supply. Is it true or false? सोचिए, it's a common sense question. नहीं? Do you want me to explain the question again? My question is, does it mean, is it true or false that your supply is equal to your production? Is it true or false? False. Exactly, Abhishek, your answer is correct. It is false because whatever I have produced doesn't mean कि उतना सब मैंने supply कर दिया. कुछ तो मैं मेरे पास stock में भी रख सकता हूँ. So correct. Okay. True or false again? My supply is equal to whatever I have sold. My supply is equal to my sales. True or false? True. True, sir. Okay, the answer is false. क्योंकि मैंने supply किया doesn't mean हाँ अगर मैं direct कर रहा हूँ तो yes that is correct. कि मैं अगर direct seller हूँ तो yes it is correct. अगर मैं मेरे dealer को दे रहा हूँ it may not be correct. So if I am a seller and basic assumption है कि yes I am a seller, then in that case it is true. Correct. Next, supply curve slopes downward from left to right. True or false? Supply curve slopes downward from left to right. True or false? False. It goes upwards. Correct. The relationship between supply and a price of product is direct or inverse? The relationship between supply and Direct. price is direct. Correct. Both goes in the same direction. Very good. So with this MCQ practice, चलिए फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं. आज हम देखने वाले इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है वर्सेस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, एज वेल एज हम ये भी देखने वाले हैं आज कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है या उसके टाइप्स क्या होते हैं. एज वी नो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, जैसे हमने डिमांड में भी देखा था कि जब आपकी प्राइस कांस्टेंट है लेकिन बाकी डिटरमिनेंट्स की वजह से जब आपका सप्लाई या डिमांड चेंज होता है देन इट इज इंक्रीज और डिक्रीज. So in case of increase or decrease in supply, quantity supplied in case of increase, quantity supplied is going up, तो प्राइस जो है आपकी कांस्टेंट है. आप बोलोगे सर अगर प्राइस कांस्टेंट है तो हम ज्यादा सप्लाई क्यों करेंगे? देयर आर सम प्रोबेबिलिटीज लाइक आपको न्यूज मिल गई कि अभी ये प्रोडक्ट जो उस पे बैन आने वाला है, सो द प्राइस इज कांस्टेंट, स्टिल यू आर सप्लाइंग मोर एंड मोर गुड्स. या गवर्नमेंट इस पे ज्यादा टैक्सेस लगाने वाली है, सो प्राइस कांस्टेंट है फिर भी आप ज्यादा सप्लाई कर रहे हो, माल निकाल दो. So in that case it is called as increase in supply. अब इसका उल्टा ये देखिए, पहले ये देख लेते हैं. प्राइस आपकी कांस्टेंट है, पहले आपका ये सप्लाई था S0, now the supply is S1. So the supply went up without any change in price is called as increase in supply. उसके बाद decrease in supply. डिक्रीज का मतलब क्या होगा? प्राइस कांस्टेंट है लेकिन आपने सप्लाई कम कर दिया. अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? मे बी गवर्नमेंट, आपको कुछ न्यूज मिली है कि गवर्नमेंट इसके टैक्सेस कम करने वाली है तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलेगा, तो मे बी आई विल वेट फॉर दैट डिसीजन. और मे बी यहाँ का मार्जिन मेरे लिए कम हो गया, इसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया. फॉर एग्जांपल आई सेल द शूज, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा फोम है या कॉटन है, जो भी उसमें लगता है उसकी प्राइस बढ़ गई तो अभी वो मुझे अफोर्डेबल नहीं हो रहा. सो इवन दो सेलिंग प्राइस इज सेम, आई विल डिक्रीज माई सप्लाई. दैट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन सप्लाई. As you can see, the price is constant, but still the supply has gone down. अब इसको कम तो we can say जब प्राइस कांस्टेंट है और आपका सप्लाई बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई. प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई कम हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई. इसके बाद हम देखते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, जैसे हमने डिमांड में भी देखा था. जब प्राइस की वजह से चेंज होता है देन इट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन. जैसे कि आपकी प्राइस बढ़ गई इसलिए आप खुश हो गए, चलो यार सेलिंग प्राइस बढ़ गई है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, so you increase your supply, it is called as rise in supply, that is expansion. और अगर प्राइस जो है आपकी वो कम हो गई, so you are demotivated to sell the same product, आप बोलते हो एक काम करो ये प्रोडक्ट कम कर दो दूसरा बेचते हैं, so in that case that is called as contraction of supply. So as you can see here from this point
जब आपका प्राइस बढ़ गया इसलिए आपने डिमांड बढ़ा दी, सो इन दैट केस इट इज एक्सपांशन, और प्राइस कम हो गई इसलिए आपने सप्लाई कम कर दिया, इट शुड बी पी, हाँ, P1 P2 P3, आई विल चेंज इट accordingly, तो that is contraction of supply, right? So that we have seen. So इसको कहते हैं movement along with supply curve, मतलब एक ही सप्लाई कर्व ऊपर या नीचे जा रहा है, और इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है उसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, जो हमने डिमांड में भी देखा था. सो आई रिपीट, जब आपका डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो एक जगह से वो सप्लाई कर्व दूसरी जगह पे आगे या पीछे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जब आपका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है एट दैट टाइम यहाँ पे एक ही सप्लाई कर्व यूज होता है, इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व. ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ओके, सो यहां तक हमने देखा एक्सपेंशन वर्सेस इंक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्सेस डिक्रीज. लेट मी रिमाइंड यू टू कंक्लूड, जब प्राइस कांस्टेंट होती है फिर भी इंक्रीज होता है या अपवर्ड चेंज होता है, दैट इज इंक्रीज. प्राइस कांस्टेंट है फिर भी सप्लाई कम कर दिया आपने, दैट इज डिक्रीज. प्राइस सेम है, सॉरी प्राइस चेंज हो गई, बाकी फैक्टर्स सेम है और आपने सप्लाई बढ़ा दिया प्राइस बढ़ने के बाद, दैट इज एक्सपेंशन. और प्राइस कम हो गई इसलिए आप डीमोटिवेट हो गए और आपने सप्लाई कम कर दिया, that is contraction of supply. So that is what we have seen. Now let's move towards the elasticity of supply. अब ये elasticity word हमने already डिमांड में देखा हुआ है. Elasticity means responsiveness. तो चलिए बढ़ते हैं elasticity की तरफ. Okay, तो अभी देखते हैं elasticity. Elasticity of supply means responsiveness of quantity supplied to the change in any factor affecting the supply. We call it as determinants. किसी भी डिटरमिनेंट में चेंज होने की वजह से जब आप आपका क्वांटिटी सप्लाई चेंज कर देते हो, इट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. जैसे कि प्राइस डबल हो गई, आपने क्वांटिटी भी डबल कर दी. प्राइस हाफ हो गई, आपने क्वांटिटी भी कम कर दी, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, आप खुश हो गए, आपने सप्लाई बढ़ा दिया. गवर्नमेंट ने नए टैक्सेस लगा दिए, आप नाराज हो गए, आपने सप्लाई कम कर दिया. सो किसी भी चेंज की वजह से या किसी भी फैक्टर की वजह से जब आपका सप्लाई चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. सो फॉर्मूला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई. कोई भी डिटरमिनेंट चेंज हो सकता है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देखिए डिटरमिनेंट का एक एग्जांपल आपको दे दूं. अचानक से गवर्नमेंट ने 6th पे कमीशन या 7th पे कमीशन लाया. अब ये क्या होता है, नया सैलरी स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन सैलरी. अभी 2-3 महीने पहले वो इंक्रीज हुआ था, तो तब सप्लायर सोचते हैं यार अभी गवर्नमेंट की सैलरी बढ़ गई है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो मेरे प्रोडक्ट्स और खरीदेंगे, सो लेट्स इंक्रीज द सप्लाई इवन दो द प्राइस इज सेम. सो दिस इज कॉल्ड एज चेंज इन डिटरमिनेंट्स व्हिच हैज हैपेंड or which has made you to make the change in supply. So this is what is change in determinant. कोई भी determinant change हो सकता है. अब उसमें से हमारे एनालिसिस में आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. It's a responsiveness of quantity supplied to the change in price of the product. Elasticity of supply, that is price elasticity of supply, is equal to percentage change in supply divided by percentage change in price. कितना परसेंट प्राइस में चेंज हुआ, उसकी वजह से आपने कितनी क्वांटिटी चेंज कर दी, that is price elasticity of supply. जैसे कि types of price elasticity, perfectly inelastic supply. It generally happens in case of perishable goods. Let's say आप अगर राइस का सप्लाई करते हो तो अचानक से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, उससे भी आपका राइस का सप्लाई चेंज नहीं हो पाएगा. या लेट्स से आप रोज के फ्लावर्स हर रोज सुबह सप्लाई करते हो, तो अचानक से दोपहर को या आज सुबह 10 बजे प्राइस बढ़ गई, you cannot make it available. So this is perfectly inelastic supply. Here the supply is unchanged with any change in price. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस 100 से 200 हो गई, लेकिन फिर भी यूनिट्स उतने ही है, बिकॉज यू सेड ओके मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ लेकिन मुझे पॉसिबल नहीं है यूनिट सप्लाई करना. आई कैन नॉट गेट दिस यूनिट्स इन द मार्केट इमीडिएटली. परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. एज यू कैन सी हियर, प्राइस देखिए P1 थी, फिर P2 हो गई, लेकिन आपकी क्वांटिटी, दैट इज क्वांटिटी सप्लाइड, उतनी ही रही. यू कैन नॉट चेंज इट इमीडिएटली. दिस इज कॉल्ड एज perfectly inelastic supply. सेकेंड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब आपने कुछ चेंज किया लेकिन उतना नहीं कर पाए. हियर द सप्लाई चेंजेस अ लिटिल विद मेजर चेंज इन प्राइस. एज यू कैन सी प्राइस जो है आपकी वो 100 से डायरेक्टली 200 हो गई है, लेकिन यूनिट सप्लाइड जो है सिर्फ 1000 से 10 से बढ़े. सो इतना आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए. रिलेटिवली इनइलास्टिक, चेंज हो रहा है लेकिन उतना नहीं.
एज यू कैन सी हियर, देखिए प्राइस में डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा है, एज कंपेयर टू दैट सप्लाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो पाया है. सो दैट इज व्हाई दिस इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. चेंज तो हुआ लेकिन बहुत थोड़ा चेंज हुआ, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक. उसके बाद आता है यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. हियर द सप्लाई चेंजेस एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन विद चेंज इन द प्राइस. सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1. जैसे प्राइस फॉर द प्रोडक्ट पहले आप 100 रुपीज को बेच रहे थे, अचानक प्राइस डबल हो गई 200, तो यूनिट्स आप पहले 1000 बेचते थे, आपने उस मार्केट में 2000 यूनिट्स बेच दिए. सो प्राइस डबल हो गई, यूनिट्स भी डबल हो गए, इक्विवेलेंट परसेंटेज में आपने रिस्पॉन्ड किया. सो इट इज लाइक दिस. दिस इज यूनिटरी सप्लाई. जितना आपका प्राइस में चेंज हुआ उतना ही आपका सप्लाई में भी चेंज होता है. सो इट गोज इन अ 90 डिग्री डायरेक्शन. दैट इज यूनिटरी सप्लाई. फोर्थ टाइप है रिलेटिवली इलास्टिक. रिलेटिवली इलास्टिक मतलब आप थोड़ा प्रोपोर्शनेट ज्यादा चेंज करते हो. प्राइस थोड़ी चेंज हो गई लेकिन आपने उसमें ज्यादा प्रोपोर्शनेट में, लेट्स से प्राइस डबल हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो 100 to 200, प्राइस डबल हो गई लेकिन यूनिट्स आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिए, आपको थोड़ा मार्जिन ज्यादा मिल रहा है उसमें. सो इलास्टिसिटी ऑफ दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1. आपका चेंज मतलब क्वांटिटी सप्लाइड इज शोइंग मोर प्रोपोर्शनेट चेंज देन द चेंज इन प्राइस. एंड लास्ट, सॉरी ये वाला देखिए आप, प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज. एंड एक सेकंड, सॉरी या लास्ट कम्स परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, कि आपका प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ. एक्चुअली कुछ भी चेंज नहीं हुआ इज नॉट करेक्ट टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी कह रहे हैं, बट प्रैक्टिकली वो वैसा ही है. प्राइस में चेंज कुछ भी नहीं हुआ लेकिन आपने अचानक से यूनिट्स चेंज कर दिए. देखिए प्राइस 100 to 100 ही रही है लेकिन यूनिट्स आपके 1000 के 5000 हो गए. सो दिस इज द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इनफाइनाइट. सो इट इज लाइक दिस कि प्राइस आपकी उतनी है लेकिन क्वांटिटी आपकी S0 से S1 तक आ गई. सो दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी. सो इन दिस वे वी हैव सीन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और उसके टाइप्स क्या क्या है और ग्राफिकली वो कैसे प्रेजेंट हो पाएंगे. ओके तो अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा, देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 जो CSEET का है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैरायटी ऑफ चैप्टर्स एक्चुअली. पहले हमने यहाँ पे देखा कि डिमांड कैसे काम करती है और डिमांड से रिलेटेड सारे इश्यूज. उसके बाद हमने देखा सप्लाई और उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स देखे. थर्ड पार्ट, सो वी कैन डिवाइड दिस टॉपिक इन 3 पार्ट्स बेसिकली. पहला था डिमांड, सेकंड था सप्लाई एंड थर्ड इज मार्केट एंड इट्स टाइप्स. तो तीसरा पार्ट जो है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट. सर आप ये कनेक्ट कैसे करोगे लेकिन डिमांड सप्लाई अचानक मार्केट. देखिए आपको भी मालूम है किसी भी मार्केट में 2 ही फोर्सेस काम करते हैं, एक तो कंज्यूमर्स जो डिमांड क्रिएट करते हैं और दूसरे सप्लायर जो माल सप्लाई करते हैं. सो ऑब्वियसली इन दोनों को मिला के जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ मार्केट. सो व्हाट इज मार्केट बेसिकली, इट्स अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सप्लायर्स कम टुगेदर. देखिए इसको डेफिनेशन में ये नहीं कहा है इट्स अ फिजिकल प्लेस, क्या कहा है, इट्स अ प्लेस. उसकी वजह से जब आप किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हो, जैसे आप अमेजॉन में जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो और वहां से कुछ खरीदते हो, दैट इज ऑल्सो मार्केट. सो प्लेस का मतलब होता है कॉमन प्लेटफॉर्म. इट डजंट मीन इट शुड ऑलवेज बी अ फिजिकल प्लेटफॉर्म, राइट. तो आपके पोर्शन में सिर्फ टाइप्स ऑफ मार्केट दिए हुए, उसका इंट्रोडक्शन लेवल तक, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है. तो चलिए ये इस चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट देखते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट वेयर सप्लायर्स एंड कंज्यूमर्स कम टुगेदर. सो 5 टाइप के मार्केट्स आपके पोर्शन में दिए गए हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, परफेक्ट कंपटीशन. एज यू नो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, देयर आर सो मेनी सेलर्स एंड सो मेनी बायर्स. अगर आप मुंबई में जाते हो और वहां पे क्रॉफर्ड मार्केट देखते हो तो सेम प्रोडक्ट सभी जगह पे अवेलेबल है. फोर्थ फीचर देखिए, होमोजीनियस, दैट इज सिमिलर प्रोडक्ट. सारे के सारे प्रोडक्ट्स किसी फॉरेन से, लेट से चाइना से, एक ही कंटेनर में आते हैं. सारे सेलर्स के यहाँ पे वही अवेलेबल होते हैं. सो मेनी सेलर्स, सो मेनी बायर्स, नो और वेरी लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन नहीं करती है. डिमांड एंड सप्लाई जो है वही प्राइस डिसाइड करती है. होमोजीनियस, दैट इज सिमिलर प्रोडक्ट्स. फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कोई बैरियर नहीं है, किसी को भी इस मार्केट में एज अ सेलर आना है, आ सकता है, बैठ सकता है, चिल्ला सकता है कि इधर से ले लो, इधर से ले लो. सो देयर इज नो बैरियर. एंड परचेसर इज ऑल्सो फ्री टू एंटर, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नो कंज्यूमर प्रेफरेंस, ओवरऑल मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें से आप चॉइस कर सकते हो, लेकिन आपके लिए प्रोडक्ट स्पेशली नहीं बनाया जाएगा. एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस मैकेनिज्म, किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है प्राइस पे. मार्केट में सिर्फ डिमांड और सप्लाई, ये 2 ही फोर्सेस काम करते हैं और उसी पे ये कंपटीशन चलती है.
The typical example of perfect competition is Mumbai market. The typical example is let's say flower market. हम जब जाते हैं फूल लेने के लिए तो वो भी एक perfect competition market हो सकता है. So this is first type of market. Second is monopolistic competition. Many sellers, many buyers. तो आप बोलोगे फिर फर्क क्या है फर्स्ट और सेकंड में? बहुत थीन लाइन है एक्चुअली. सेलर बहुत सारे हैं, बायर बहुत सारे हैं, but homogeneous similar products, homogeneous that is similar products with the different speciality of each product. आपके पास भी वही प्रोडक्ट्स है जो बाकी लोग बेच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है उसमें, और उस स्पेशलिटी पे आप स्लाइटली हाई प्राइस ले सकते हो. सो सिमिलर प्रोडक्ट्स है लेकिन थोड़ा क्वालिटी वाइज आप बोल सकते हो. वो कहता है ना मैं सेलर, सर एक काम कीजिए आप पूरे मार्केट में घूम के आइए, ऐसी सेम क्वालिटी मिलेगी ना तो सारा माल आपको फ्री में दे दूंगा. सो इज कॉन्फिडेंट अबाउट द super quality of his product or something special in that product. So that is homogeneous but having something special. No or less government intervention, again free entry and free exit, no barriers at all. The seller can keep slightly higher price. वो बोल सकता है कि सर मैं आपको, मेरे यहाँ से आप फ्लावर ले रहे हो ना तो मैं आपको 10 रुपए ज्यादा लूंगा सर, लेकिन अच्छी क्वालिटी दूंगा. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट में फर्क ही इतना है सिर्फ कि थोड़ा स्लाइटली फीचर्स में डिफरेंस होने की वजह से प्राइस कम ज्यादा करने का हक है. परफेक्ट कंपटीशन में कोई हक नहीं है आपको प्राइस चेंज करने का, मतलब चांस ही नहीं मिलता है. आगे जाते हैं. ओलिगोपोली, दैट इज फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर्स. बायर्स आर प्राइस टेकर्स, वेरियस एंट्री बैरियर्स आर देयर. इट इज डोमिनेटेड बाय 3 और 5 बिग फर्म्स. जैसे आप देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक मार्केट, उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स है, लेकिन देखा जाए तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेनली 2-3 कंपनीज के हाथ में ही है. जैसे कोका कोला के प्रोडक्ट्स होंगे या तो आपके पेप्सी के होंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोपोली, कि सेलर्स कम है, बायर्स बहुत ज्यादा है, तो सेलर्स के हाथ में थोड़ी पावर आ जाती है दैट दे कैन डिसाइड. आप सोचिए अगर पेप्सी और कोक वालों ने दोनों ने एक साथ आके डिसाइड कर लिया कि अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस 20% बढ़ा देते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. वी विल हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर कंज्यूम एट द प्राइस दे आर ऑफरिंग, अदरवाइज डोंट कंज्यूम, बस. सो ये होती है ओलिगोपोली मार्केट. Then comes monopoly. ये तो हम सभी को मालूम है. Everyone wish to create his or her own monopoly in the business. Single seller, full control over market. सेलर एक ही है और उसका पूरा मार्केट पे कंट्रोल है, तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते. सेलर डिसाइड्स द प्राइस, कंज्यूमर्स आर प्राइस टेकर्स, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल. उसको चाहिए कि इसको माल 50 रुपीज पर केजी से देना है तो दे सकता है, किसी और से 60 ले लिया ले सकता है, प्योरली उसके हाथ में सब. इट्स अ वेरी रेयर केस. जनरली मोनोपोली देखना बहुत मुश्किल है. एक स्टेप आगे जाके बता दूं कि सारे देशों में मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट नाम के अलग अलग नाम से एक्ट होते हैं. हमारे यहाँ पे MRTP एक्ट है. अगर कोई बिजनेस मोनोपोली कर रहा है तो उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, तो उसकी 2 ऑर्गेनाइजेशंस की जाती हैं. वहां पे कभी कभी गवर्नमेंट खुद वो कंपनी फॉर्म कर देती है कॉम्पीट करने के लिए. सो मोनोपोली इज वेरी डेंजरस फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. नहीं तो वो जितना चाहे उतना प्राइस लगा सकते हैं. सो दैट्स व्हाई it is to avoid this acts are created. So it's a very rare case. And last is duopoly, जहाँ पे typically 2 sellers होते हैं, उन दोनों का मार्केट पे पूरा कंट्रोल होता है. सेलर डिसाइड्स द प्राइस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उनको पॉसिबल है. ह्यूज एंट्री बैरियर्स है. मोनोपोली में भी एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा है. एंट्री बैरियर क्या होता है सर? एंट्री बैरियर मतलब आपको एंट्री करने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है. जैसे लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो लाइसेंस विल बी द एंट्री बैरियर. स्टिल वेरी स्मॉल फर्म परसिस्ट इन द मार्केट. कभी कभी कुछ छोटी छोटी फर्म्स होती है जो उनके लेवल पे काम करती रहती है. जैसे कोका कोला और पेप्सी भले 2 बहुत बड़े जायंट्स है, लेकिन फिर भी हर एक शहर में अपने अपने कोई कोल्ड ड्रिंक वाले होते हैं. कभी अकबर सोडा होता है, कभी राउत सोडा होता है. सो ये भी अपने अपने लेवल पे काम करते रहते हैं, लेकिन मेनली 2 सेलर्स आर डोमिनेटिंग इन द मार्केट. इट इज अगेन अ वेरी रेयर केस. सो दीज आर 5 मार्केट्स वी हैव सीन: perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, monopoly and duopoly. So this is what is added in your portion. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है यहीं पे एंड होता है, और इसी के साथ हम इसको एंड पे लाएंगे. लेकिन इसके सारे MCQs हमें हमारे बैच में सॉल्व करने हैं, इस पे टेस्ट देना है, तभी हम अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे. So here ends your first chapter, which is divided in 3 parts: demand, supply and market. Thank you.